हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिस्कशन का लेक्चर नंबर 8 लेकर मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूं। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 7 लेक्चर्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे इस चैनल पाथफाइंडर पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पर ये सारे 7 लेक्चर्स जो है वो मौजूद हैं। इन 7 लेक्चर्स में हमने स्पेस टेक्नोलॉजी, प्लेनेटरी सिस्टम्स और बायोटेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करी थी। ये जो 8 लेक्चर है ये हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे रहने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूँ, मेंटोर हूँ। आपके लिए यूपीएससी एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपकी हेल्प के लिए 2024 का जो अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम है, जिसमें करीब 18 महीने का समय अभी बाकी है, इसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड बैच जो है वो स्टार्ट किए हैं। बाईलिंगुअल बैच बाय द नेम आरंभ एंड प्योर इंग्लिश बैच बाय द नेम एक्सपीडिशन। सो आप आरंभ या एक्सपीडिशन बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो कि 24 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों, इन बैचेस की मदद से आने वाले एग्जाम की आपको इन डेप्थ इन डिटेल तैयारी कराई जाएगी। ये दोनों ही बैचेस 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जब हम वो एग्जाम देने जाएंगे तो हमारी तैयारी जो है वो इन डेप्थ इन डिटेल होनी चाहिए। इन सभी कोर्सेज में आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो दिए जा रहे हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप ये कोड SAR10 यूज करते हैं। सो आपको ये कोड मैसिव डिस्काउंट दिलाएगा और बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे आप ये कोर्सेज जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, जल्द से जल्द इन कोर्सेज में एनरोल करें और आने वाले 2024 के यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। आपको ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वो 0% EMI पे, यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना है। आप ये सारा का सारा अमाउंट छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। आपको कॉल करना है इस नंबर पर और यूज़ करना है ये कोड SAR10। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस जो है वो हम कवर कर रहे थे। स्पेस टेक्नोलॉजी से हमने शुरुआत करी थी, प्लेनेटरी सिस्टम्स को हमने कवर किया था। बायोटेक्नोलॉजी को 2 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। पहला लेक्चर ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7, जहां पर इंट्रोडक्शन थी बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या इसका उद्देश्य है। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। सो एप्लीकेशंस क्या होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की, वो आज हम यहाँ पर समझेंगे। बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात करी थी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ नई चीज़ बनाना या नया कोई बदलाव लाना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की जब बात आती है, इससे क्या होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ नई चीज़ क्रिएट करते हैं या एग्जिस्टिंग चीज़ में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन में एक कंसेप्ट आता है जिसे कहा जाता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है? इट स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब सुनने में ना ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। लेकिन दोस्तों, बिलीव मी, ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए सिंपल है। इवन दो इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हम लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, वी आर नॉट डूइंग रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी, वी वांट टू नो इट फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, कि अगर एग्जाम में हमें ये सवाल आता है तो हमें किस तरीके से उसका आंसर करना है। सो व्हाट इज दिस क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स? इट इज जस्ट लाइक वी डू कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट करते हैं ना हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करते हुए। सो कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, हम कहीं से एक इमेज को जो है या कहीं से एक टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, उसी दूसरी जगह पे पेस्ट कर देते हैं। ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। अब जिसको जीन के बारे में नहीं मालूम है दोस्तों, इवन दो हमने वो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है, दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर एक इस तरीके का एलिमेंट होता है जिसे कहा जाता है डीएनए। डीएनए जो है, एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ये डीएनए जो है ये ATGC न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए स्ट्रक्चर कहलाता है। ये एक मिलियंस ऑफ स्ट्रैंड से बनता है। 4 न्यूक्लियोटाइड्स ATGC, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस, कहीं पे AT होगा, AT, कहीं पे GC होगा, कहीं पे GC होगा। सो क्या होता है कि शरीर के अंदर अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस ATGC के होते हैं, जिस वजह से हमारे फिजिकल फीचर्स जो है वो डिसाइड होते हैं। ये एक मिलियन स्ट्रैंड्स का एक पूरा का पूरा थ्रेड होता है डीएनए। इसका एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो कहलाता है जीन। सो ये एक जीन होगा,
ये दूसरा जीन होगा। इस तरीके से जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और यही जीन्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं हमारे बॉडी के फीचर्स कैसे होंगे। हम आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि तुम अपने पापा जैसे दिखते हो, तुम अपनी मदर जैसी दिखती हो, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे पापा जैसी है, तुम्हारा चलने का तरीका तुम्हारे फादर जैसा है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि बर्थ के समय में जो जीन्स हमारे शरीर में आते हैं वो मदर और फादर दोनों से आते हैं, जिस वजह से उनके डीएनए के अंदर कुछ जीन्स जो है वो हमारे शरीर में रेप्लिकेट होते हैं। ये एटीजीसी का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे शरीर में रिपीट होता है, रेप्लिकेट होता है, जिस वजह से हम अपने पेरेंट्स के कुछ फिजिकल फीचर्स जो है वो इनहेरिट करते हैं। सो जीन आई होप हमको समझ आया होगा। डीएनए का एक पार्ट, डीएनए का हर पार्ट जो है वो अलग अलग फीचर को निर्धारित करेगा। सो हम यहाँ पर इस जीन को एडिट करने वाले थे। इससे क्या होगा, जब हम उस जीन को एडिट करेंगे तो कोई एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, कोई बॉडीली फीचर जो है वो चेंज हो जाएगा और ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ बदलाव आ जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी जो है इट इज यूज फॉर टारगेटिंग स्पेसिफिक स्ट्रेचेस ऑफ एंटायर जेनेटिक कोड और एडिटिंग द डीएनए एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। ये क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे ये मैंने आपको डीएनए बताया, इस डीएनए में, इस जीन में कोई डिफेक्ट था। सो हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया कि इस पूरे के पूरे डीएनए में कौन सा जीन जो है उसमें कुछ डिफेक्ट है जिसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। इसको अगर हमने यहाँ से हटाया और इसकी जगह पे कोई दूसरा जीन, मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरीके से यूज होती है कि कोई चाहता है उसका जो आई कलर है वो ब्लू हो जाए, लेकिन उसके डीएनए में जो जीन कॉम्बिनेशन है उस वजह से उसकी आंखों का कलर ब्राउन है। सो हमने क्या किया, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई ब्लू आंखों वाले व्यक्ति का जीन सीक्वेंस क्या था, वो कौन सा पर्टिकुलर जीन था जिसकी वजह से एक आदमी की आंखें ब्लू थी। अगर हमें वो जीन आइडेंटिफाई हो जाता है उसे हम एग्जैक्ट कॉपी करके यहाँ पर अगर पेस्ट कर देते हैं इस ब्राउन आई वाले जीन की जगह, तो इस आदमी की आंखें भी जो है वो नीली हो जाएंगी, होगी कि नहीं। सो इसे कहा जाता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जो कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी कही जाती है। तो हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डीएनए में जो है वो चेंज कर लेंगे। इट इज सिंपल येट पावरफुल टूल फॉर एडिटिंग जीनोम। सिंपल इस वजह से क्योंकि थ्योरेटिकली समझना आसान है। इससे क्या होता है, जो रिसर्चर्स हैं दे कैन इजीली ऑल्टर द डीएनए सीक्वेंस एंड मॉडिफाई जीन फंक्शन। डीएनए का सीक्वेंस था, अलग अलग कॉम्बिनेशन थे, हमने उसको ऑल्टर कर दिया और जीन फंक्शन को जो है वो मॉडिफाई कर दिया। ये टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे काम करती है, दिस टेक्नोलॉजी बिहेव्स लाइक अ कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म की तरह काम करती है। डीएनए स्ट्रैंड के अंदर एक पर्टिकुलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो जीन कहलाता है। इस तरीके से हम उस जीन में बदलाव कर सकते हैं। ऐसा ही था ना डीएनए, से हमको लगा कि इस पर्टिकुलर जीन में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, हमने कहीं से दूसरा जीन जो है वो कॉपी किया, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप इस तस्वीर की मदद से डिटेल से इसको अच्छे से जो है देख पा रहे होंगे। सो इस तरीके से ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है। सो हम जीन एडिटिंग कर सकते थे। इससे होता क्या था, इसकी एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग फील्ड्स में है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन सबसे पहले एग्रीकल्चर में होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड बायो पेस्टिसाइड्स हम लोग बना सकते हैं। मेडिसिनल इम्प्लीमेंटेशन है इसका, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी, डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी। एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज़ होता है वो हम समझते हैं। सर एग्रीकल्चर में क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वाटर इंटेंसिव होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वेयर एज कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टस, कैक्टस की क्या विशेषता है सर, कैक्टस की विशेषता ये होती है कि कैक्टस जो है वो बहुत कम पानी में भी जिंदा रहता है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। सो इस कैक्टस के प्लांट के अंदर कोई ना कोई जीन ऐसा जरूर होगा which makes it possible for this cactus to survive on very less water, कि उस जीन की वजह से ये कैक्टस जो है वो बहुत कम पानी में भी जिंदा रह लेता है। इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर जीन, वो एटीजीसी का कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसकी मदद से कैक्टस बहुत कम पानी में भी जिंदा रह सकता है, उस जीन को हम एक वाटर इंटेंसिव प्लांट के अंदर कॉपी कर देते हैं। सो अब क्या होगा, वो प्लांट जो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव था, जिसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, उसके अंदर भी वो प्रॉपर्टी आ जाएगी कि वो कम पानी में जिंदा रह पाएगा। सो हमारे पास उन जगहों पे भी वो प्लांट्स उगाए जा सकेंगे जहां पे ज्यादा मात्रा में पानी नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो हैं वो नेचुरली पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पर कीड़ों का हमला नहीं होता। वेयरएज कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है, कॉटन के एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पर बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। सो हमने क्या किया, हमने वो प्लांट्स आइडेंटिफाई किए जो पेस्ट रेजिस्टेंट थे, जिनके ऊपर कीड़े हमला नहीं करते थे। उसकी ये उस प्लांट की पेस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी जो है वो भी किसी ना किसी जीन स्ट्रक्चर के कारण होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे शरीर का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर शरीर का जो
फंक्शन है वो जीन पर डिपेंड करता है। सो इस प्लांट के अंदर भी जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है, कोई ना कोई जीन जरूर होगा जो ये सुनिश्चित करता होगा कि इस प्लांट के आसपास कीड़ा ना आए। अगर हम उस जीन को कॉपी करके मान लीजिए कॉटन के अंदर डाल देते हैं या किसी और प्लांट के अंदर डाल देते हैं, तो अब वो प्लांट भी जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी क्रॉप रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। हम कन्वेंशनल फार्मिंग से अब एडवांस्ड फार्मिंग की ओर जा रहे थे। कन्वेंशनल फार्मिंग क्या थी? हम फसल उगाते थे, उस पर स्प्रे आदि करते थे, लेकिन अगर कोई बीमारी लग गई, कोई कीड़े का हमला हो गया, तो वो क्रॉप खराब हो जाती है। वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन कि कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, क्रॉप खराब हो गया, अब देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट। वो कन्वेंशनल मेथड था। अब हम एडवांस तरीके की ओर जा रहे थे कि नहीं सर, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और कोई ऑल्टरनेटिव उसका ढूंढेंगे। हम मैक्सिमम यील्ड जो है वो ले पाएंगे, हम मिनिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करेंगे। क्या होगा? फर्टिलाइजर हम क्यों करते हैं? कि अच्छी पैदावार हो। अच्छी पैदावार की प्रॉपर्टीज जो है वो हम जीन एडिटिंग से अगर प्लांट में लेकर के आ सकते हैं, उसकी यील्ड अच्छी होगी, उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना देंगे, उसको कम पानी में जिंदा रखने की कैपेबिलिटीज उसमें आ जाएंगी, जिस वजह से हमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जो है वो यूज नहीं करने पड़ेंगे। इससे शरीर पे भी नुकसान कम होगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके ऊपर जिनके जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल्स जिनकी जीन्स को ऑल्टर किया गया है, जिनकी जीन्स में कुछ बदलाव किया गया है, वी कॉल देम जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की अगर हम बात करें, सो हम क्रॉप्स को एबायोटिक स्ट्रेस से मोर टॉलरेंट बना सकते हैं। यानी कि कहीं पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट ही उग पाते हैं, नॉर्मल प्लांट वहां पे नहीं उगेगा, क्योंकि ठंड के कारण वो प्लांट सड़ जाएगा। अगर हम उस प्लांट जो सर्दी में सर्वाइव कर सकता है उसका जीन कॉपी कर दे एक नॉर्मल प्लांट में, तो हमारा नॉर्मल प्लांट भी जो है वो इस तरीके के एबायोटिक स्ट्रेस को, बहुत ज्यादा गर्मी सर्दी को बर्दाश्त कर लेगा, बहुत ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर लेगा, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो सकता है। हम केमिकल पेस्टिसाइड्स पे अपनी रिलायंस जो है, अपनी डिपेंडेंस जो है वो कम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कीड़ा हमला नहीं करता है, उनके जीन्स अगर हम नॉर्मल प्लांट पे कॉपी करें, सो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचा सकते हैं। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी फसल खराब ना हो, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, चाहे बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, सूखा पड़ जाए, हमारी फसल जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक बीटी टॉक्सिन होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। इस बीटी टॉक्सिन की स्पेशलिटी क्या है? इस बीटी टॉक्सिन की वजह से पेस्ट जो है वो हमला नहीं करता है। बीटी टॉक्सिन जो है वो एक बैक्टीरिया से आता है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया क्या करता है? इस बैक्टीरिया के आसपास कीड़े, पेस्ट जो है वो हमला नहीं करते हैं। सो हमने क्या किया, इस बीटी टॉक्सिन को प्लांट्स के अंदर डालने की कोशिश करी। इस जीन प्रॉपर्टी को हमने हमारे प्लांट्स में डाला। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे प्लांट्स में आ जाती है तो हमारे प्लांट्स के ऊपर अब कोई भी इंसेक्ट जो है वो हमला नहीं करेगा और हमें कोई भी कीटनाशक, कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमने कुछ क्रॉप्स जो है वो बनाई। इससे हमारा बायो पेस्टिसाइड बन गया। बायो पेस्टिसाइड क्या था? प्राकृतिक रूप में एक पेस्टिसाइड तैयार कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। हमारी वो क्रॉप्स जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी पेस्ट अटैक के, उनको हमने बैसिलस thuringiensis की मदद से उसमें बदलाव किया और हमने बना दिया बीटी कॉटन। नॉर्मल कॉटन पे कीड़ा लग जाता था, बीटी यानी बैसिलस thuringiensis कॉटन, जिसमें अब वो प्रॉपर्टी आ गई कि पेस्ट इसके आसपास नहीं आएगा। हमने बीटी कॉर्न बनाया, राइस, टमाटो, इस तरीके की चीजें हमने विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाए थे। देन मेडिसिन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हमारे शरीर में कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उससे डीएनए स्ट्रक्चर के कारण ही वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जीन का है, डीएनए का है। हम उस पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करके उसको अगर सही कर देते हैं, हम काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो कर सकेंगे। हम जान पाएंगे कि किस प्रकार की दवाइयों से हम जीन के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आती है उसको ठीक कर सकते हैं। वी कैन मेक मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। इससे हम अनवांटेड जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज। अभी क्या होता है, हम जब कोई दवाई लेते हैं, आपने एग्जांपल सुना होगा कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी क्या होती है? हम आइडेंटिफाई करते हैं कैंसर सेल्स को और उन्हें बर्न किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ शरीर के बाकी सेल्स भी जो है वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं उनके बाल जो है वो झड़ जाते हैं। हमारे हेल्दी सेल्स भी जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है वो एक नॉन ह्यूमन सोर्स से आ रहा था, जिस वजह से उसके कुछ
साइड इफेक्ट्स हैं, उसके कुछ अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। इस वजह से हम अब अगर हम इस तरीके के ट्रीटमेंट्स पे जाएं जो कि ह्यूमन सोर्सेज से आ रहे हैं, जीन क्या है, किसी दूसरे इंसान के शरीर के अंदर का कॉम्बिनेशन है, सो इससे इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स जो है वो नहीं होंगे। जीन थेरेपी की मदद से क्या होगा, एक बच्चा जो है जो कि गर्भ में है, जो कि वूम में है, अगर वहां आइडेंटिफाई होता है कि इसके अंदर कोई डिजीज है, कोई हेरिडिटरी डिजीज है, पेरेंट्स को थी, उस बच्चे को भी हो गई है, सो वूम के अंदर ही या उसके बर्थ के समय ही उसके जीन एडिटिंग कर करके उसके शरीर से वो डिफेक्ट जो है, वो प्रॉब्लम जो है वो रिमूव की जा सकती है। जीन थेरेपी से ही किया जा सकता है। यहाँ पर हम कोई भी जीन डिफेक्ट जो है, इट कैन बी डायग्नोस्ड इन चाइल्ड और एम्ब्रियो, और इससे हम हेल्दी जीन्स जो है उसके अंदर इंसर्ट करके इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं। हम आपने सुना होगा काउज या बफलोज की अलग अलग वेराइटीज होती हैं। कुछ बफलोज ज़्यादा मिल्क देती हैं, लेकिन उनके जो मान लीजिए कोई विदेशी ब्रीड की बफलो है जो काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में जो है वो जीवित नहीं रह पाएगी। सो हम उसको वहाँ से यहाँ ला नहीं सकते क्योंकि यहाँ वो जिंदा नहीं रह पाएगी, एनवायरनमेंट ऐसा है। लेकिन अगर उसकी वो प्रॉपर्टी, वो जीन जिसकी वजह से उसकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी है, उस जीन को हम अपने यहाँ की गायों में या भैंसों में कॉपी कर देते हैं तो हम इनका यील्ड बढ़ा सकते हैं। सो हम इस तरीके से जीव कोई एक्स्ट्रा फॉरेन जीन ला करके ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट करते हैं। इससे उनके नॉर्मल फंक्शंस को अफेक्ट किए बिना या उनके नॉर्मल फंक्शंस के साथ साथ कुछ एडेड एडवांटेज जो है वो मिल जाएगा। सो एनिमल प्रोड्यूस बढ़ सकता है। प्लस ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम जीन एडिटिंग करते हैं तो उससे किस तरीके से रिजल्ट जो है वो आएंगे, क्या कोई डिजीज जो है वो डेवलप तो नहीं होगी या कोई एग्जिस्टिंग डिजीज जो है वो खत्म हो जाएगी। सो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं जिनको स्पेशली तैयार किया जाता है, दे सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीजेस, ताकि नई बीमारियों का इलाज जो है वो मिल सके। लेकिन सर सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा हो, अगर सर मज़ा ही आ जाएगा फिर तो मज़ा ही आ जाए। कोई भी चाहे अपनी आंखों का कलर चेंज करा ले, कोई भी अपनी स्किन का कलर चेंज करा ले, कोई अपनी हाइट बढ़वा ले। लेकिन सर आपको लगता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो कभी कोई बूढ़ा हो ही नहीं पाएगा, राइट? हर आदमी जवान रहेगा कि मुझे हमेशा जवान ही दिखना है, मुझे बूढ़ा होना ही नहीं है। इस वजह से इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है, अगर इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाए या बिना किसी रेगुलेशन के अगर इसका इस्तेमाल हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ में एथिकल इश्यूज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि कोविड पेंडेमिक जो है वो मैन मेड था, चीन की एक लैब के अंदर इसको बनाया गया था। दोस्तों अगर ये बात सच होती है कि वाकई में ये कोविड वायरस जो है वो चीन की एक लैब में बना था, तो सर ये शायद अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल वेपन होगा। क्यों? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा वायरस बनाया गया जो हवा के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा था, लोगों को मार रहा था। सो अगर हम मिसयूज करते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज का तो कोविड जैसी महामारी या कोविड जैसा बायोलॉजिकल वेपन बन सकता है। इस वजह से कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट थी सर, कि हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें। अगर हम बिना किसी मॉरालिटी के ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं सो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। सो भाई ये सुनिश्चित करना था कि हम कोई नुकसान जो है वो तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट्स भी ला सकती है। हम अभी टेस्टिंग स्टेज में है कि ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। अगर वो रिजल्ट सही नहीं आया तो सर पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस वजह से हमें कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत थी। तो इंडिया में कौन सी बॉडीज़ हैं जो इस तरीके की बातें सुनिश्चित करती हैं कि कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है सर? इसके लिए हमारे पास सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया में सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजीज़ के प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसका उद्देश्य क्या है सर? इट प्रोवाइड सर्विसेज इन द एरियाज ऑफ रिसर्च। पहले तो बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में रिसर्च करने में ये जो है वो मदद करता है। सर अब ये रिसर्च ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठ करके क्रिस्पर टेक्नोलॉजी या जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर सकते थे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करना है, कौन लोग काम करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की पॉपुलराइजेशन करनी है, इंडस्ट्रीज में इसका प्रमोशन करना है, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने हैं। सो ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो इंश्योर्स के बायो सेफ्टी गाइडलाइंस जो है वो इंप्लीमेंट हो, कहीं मिस यूज इसका ना हो, सही ढंग से इस्तेमाल हो, सारे प्रिकॉशंस लिए जाएं। और इस तरीके का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स हैं या जो जीन एडिटिंग
प्रोसेसेस हैं उसका मिसयूज ना हो, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा एक और बॉडी है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अधीन काम करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहां पर बड़े स्तर पर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो, इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन किए जा रहे हों, रिसर्च में किया जा रहा हो, उस बात को सुनिश्चित करना है कि इनका इस्तेमाल कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, इसका कोई एनवायरमेंटल एंगल तो नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट बना रही हैं, कहीं उससे किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हो रहा, पर्यावरण को प्रदूषित तो नहीं किया जा रहा, कहीं पर्यावरण में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट किए जा रही। सो इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। सो सर ये है हमारा पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस। इन दोनों लेक्चर्स को अगर आप साथ में देखेंगे उसके बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में कोई नई चीज़ न्यूज़ के अंदर देखने को मिलती है, कोई नई प्रोडक्ट आता है, सो आप उसको विस्तार से समझ पाएंगे। दोस्तों इस तरीके के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पूरे के पूरे यूपीएससी एग्जाम को के सिलेबस को कवर करना, जो कि हम आपको हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में कराएंगे। आपको हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में जुड़ना है यूजिंग दिस कोड SAR10। ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट्स हमारे सभी कोर्सेज पे दिलाएगा। सो दोस्तों देर ना करें, 2024 के लिए हमारे बैचेस आरंभ और एक्सपीडिशन जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।